सबसे इम्पॉर्टेंट जो सलाह है कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ मेडिकेशन अच्छी ठीक नहीं चीज़ नहीं है। और एज सच जो पेन किलर्स, जिनको हम लेमैन पेन किलर्स कहते हैं, तो पेन किलर्स कहीं ना कहीं किडनी में, लिवर में डैमेजेस करती रहती हैं। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन यूजुअली नहीं खाएं। TNN हेल्थ टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर रोहित लाहौरी जी मौजूद हैं, जो कि पेन और पैलिएटिव स्पेशलिस्ट हैं। और कई सारी ऐसी परेशानियां हैं आम व्यक्ति को जो लगातार होती रहती हैं, उसे समझ नहीं आता। और ख़ासकर इनकी स्पेशलिटी ये है कि जो कैंसर की पेन्स होती हैं, जिस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो पेशेंट नहीं देते, या उनके जो जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी जो डेली लाइफ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें कुछ बदलाव कर कर आप अपनी जो पेन है उसे कम कर सकते हैं और प्रिकॉशंस लगातार ले सकते हैं। लाहौरी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पेन जो है वो कई तरह की होती है। हमने सुना है कि अलग अलग तरह की पेन्स होती है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कॉमन भाषा में कि किन किन तरह की किस तरह की पेन्स होती है और किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं। रजत जी, जो पेन है वो 3 टाइप की पेन्स होती हैं। एक पेन होती है जो मांसपेशी या हड्डी से या लिगामेंट्स, बोन्स वगैरह कहीं से भी जो पेन आती हैं, हमारी भाषा में उसको नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। और ये पेन्स यूजुअली डल होती हैं, या कभी कभी अगर फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग पेन्स भी हो सकती हैं। और दूसरी पेन होती है जिसको हमारी आम भाषाओं में, देसी भाषा में रेख जैसी दर्द कहते हैं हमारी। ये नर्व की पेन होती है, न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं इनको। ये चाहे दांत की पेन हो या रीढ़ की पेन हो, तो इस टाइप की बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होती है। और कभी कभी क्या होता है कि तीसरी टाइप की पेन होती है जिसमें दोनों मिक्स टाइप की पेन होती है। न्यूरोपैथिक भी आता है और नॉसिसेप्टिव पेन्स भी आते हैं, मतलब उसमें नर्व भी इन्वॉल्व होती है, मसल्स, बोन्स भी होती है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी पेन जो है वो पेट में हो गया या बैक में हो गया या कहीं पर भी। तो पेन को अगर हम मान के चलें तो 3-4 प्रकार की पेन्स होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सर, जिस तरह से आप इस सेंटर में बैठे हैं जहाँ पर ये पैलिएटिव केयर का अपने आप का पहला जम्मू एंड कश्मीर का एक ऐसा डेडिकेटेड जो है वो क्लिनिक है, साथ में वार्ड है। पैलिएटिव केयर क्या है, पहले तो हमारे दर्शकों को वो समझाइए कि ये क्या है और किस पेशेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास आते हैं और उनकी ट्रीटमेंट्स आप लगातार करते हैं। देखिए रजत जी, जो पैलिएटिव केयर है ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक नई स्पेशलिटी है, एक नई डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस की। और आने वाले टाइम में पैलिएटिव केयर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है दुनिया में। पैलिएटिव केयर है टर्मिनली इल सपोर्टिव केयर, जो हम लास्ट में जो पेशेंट जो टर्मिनली इल होते हैं, जहाँ पे हमें पता है कि पेशेंट्स की रिकवरी के चांसेस बहुत कम है टू द नॉर्मल लाइफ, तो हम उसमें ना उनको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के इलाज तो चल रहा है, सर्जरी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं पेन उनके साथ एसोसिएटेड है। और पेन बहुत इंटेंस होती है, उनकी पेन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, चाहे कार्डियोवैस्कुलर हो या चाहे उनके किडनी डैमेजेस हो, लास्ट स्टेज किडनी डैमेजेस हो, लिवर सिरोसिस हो, एड्स हो, डिफरेंट टाइप की बीमारियां हैं जहाँ पे कलेक्टिवली एक सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है। उन सपोर्टिव केयर को एक पैलिएटिव केयर का नाम दिया गया है, सपोर्टिव एंड पैलिएटिव केयर। और इसमें पेन का बहुत वाइटल रोल है। अगर पेन हम निकाल लें तो मैं समझ सकता हूँ कि पैलिएटिव केयर अपने में भी इनकम्प्लीट है, और पेन को इनकॉर्पोरेट करके ही पैलिएटिव केयर का दोनों का साथ चल सकता है। बट एक चीज़ देखिए, जिस तरह से आपने कहा कुछ सीरियस बीमारियां हैं जैसे कैंसर है या फिर किडनी फेलियर की कई सारी ऐसी परेशानियां हैं, उनको अगर पेन लगातार होती रहती है तो उनको ऐसा होता है कि मतलब उनकी जो बाकी ट्रीटमेंट जो लगातार चल रही है उसमें किसी तरह की परेशानी है, या फिर जो उनका जिस तरह से आपने कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम है, क्या ये अगर सपोर्ट उनको नहीं मिल पाए तो उसमें कुछ परेशानी भी आ सकती है। बिल्कुल अजय जी, देखिए आप मान के चलिए कि कोई कैंसर का पेशेंट है और बहुत सीवियर पेन है, इसको हम मान के चलते हैं कोई इतनी इंटेंस पेन है कि उठ भी नहीं पा रहा है, तो आप इसको सेंटर तक कैसे पहुंचाएंगे, इसको ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे। एक तो वो चीज़ हो गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग अगर 1 घंटे या 2 घंटे के सर दर्द झेलते हैं तो हम लोग कितने इरिटेबल हो जाते हैं, कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। और उन पेशेंट्स का आप सोचिए जिनको कंटिन्यूस पेन है, कैंसर से पेन है, या अदर देन कैंसर को छोड़ के भी नॉर्मली पेशेंट जिसको बैक एक है और कंटिन्यूस बैक एक है, या घुटने में दर्द है, हमारी ओल्ड एज माताएं हैं, हमारे ओल्ड एज जो घर में ओल्ड एज ये है, तो उनके अगर आप देखेंगे उनका चिड़चिड़ापन कितना, स्वभाव में कितना चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके, जब वो उठ के अपना डेली रूटीन का काम भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं पेन जो है वो एक माइंड की गेम भी है, कहीं ना कहीं वो माइंड के साथ खेलती है और जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटीज, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो पेन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। बट कई बार आपने ऐसा देखा है कि कुछ पेन ऐसी हैं जो 1-2 दिन 3 दिन चलती हैं और उसके बाद उसको ठीक हो जाता है, या कुछ नॉर्मल पेन किलर खा ली और वो व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाता है।
कई ऐसी पेन्स हैं जो लंबे समय तक चलती है, उसको किस तरह से पहचाना जा सकता है? एक कॉमन व्यक्ति किस तरह से पहचाने कि ये जो दर्द है अब मुझे ऐसी स्टेज आ गई है कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या आप जैसे स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा? देखिए, जो हमारे बॉडी है इसमें नॉर्मल वियर टियर का मैकेनिज्म चलता रहता है। तो नॉर्मल वियर टियर के जो मैकेनिज्म है उसमें कभी हमने थोड़ा सा काम कर लिया या थोड़ा सा स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया, आप अगर इसको फोमेंटेशन भी कर लें, थोड़े मसाज कर लें, एक आध थोड़ा सा आपने कोई मेडिसिन ले ली तो आपको रिलीफ मिल जाता है। तो ये एक्यूट पेन्स में ही आ जाती हैं। क्रॉनिक पेन्स उस पेन को कहते हैं जहाँ पे पेन जो है वो काफ़ी वक्फे से चल रही है। सपोज मान के चलते 1 महीना जो है, 1 महीने से किसी की पेन ठीक नहीं हो रही है, कमर की दर्द है, घुटने की दर्द है, या बाजू की दर्द है, या किसी भी चीज़ की दर्द है, या नेक की दर्द है, गर्दन की दर्द है, ये ठीक नहीं हो रही है, तो 1 महीने का वक्फा हो गया और 1 महीने से फ़र्क नहीं पड़ा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्रॉनिक पेन है और क्रॉनिक पेन्स को आपको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको उसका जो है सही ट्रीटमेंट जो है वो तभी मिलेगा जब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉज क्या है और रीज़न क्या है पेन का, और हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैं यही मेरी ये सभी से वो सलाह होती है कि अगर क्रॉनिक पेन है तो आप उसका डेफिनेटली आके अपना चेकअप करवाइए और क्रॉनिक पेन को प्रॉपरली एड्रेस करवा दीजिए। सर, एक चीज़ हम अगर जैसे पैलिएटिव केयर है या फिर पेन स्पेशलिस्ट आप हैं, किस किस तरह की स्टेजेस हैं कि आप मेडिकेशन जो है लोगों को देते हैं? जितने भी पेन से ग्रस्त जो लोग हैं वो जो यहाँ पर आते हैं, चाहे वो किसी भी अलग अलग पेन से जो है वो लगातार उन्हें फेस करना हो रहा, दर्द जिनको ज़्यादा हो रही है, किस किस तरह की स्टेजेस है मेडिकेशन है ताकि उनको भी जल्द से जल्द राहत मिल सके, और आपका भी जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है किस तरह से वो पूरा चलता है? रजत जी, देखिए, ये जो है ये एक प्रोटोकॉल चलता है जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल है, जिन्होंने एक स्टेप लैडर पैटर्न बनाया हुआ है। उन्होंने एक स्टेप 1 पे कौन सी मेडिकेशन देनी है, स्टेप 2 की मेडिकेशन, 3 की, 4 की, और लास्ट स्टेप जो है वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है। और हमारे क्लिनिक में जो यहाँ पे क्लिनिक है ये इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्लिनिक प्लस पैलिएटिव केयर क्लिनिक है। तो आप कौन से स्टेज पे कौन सी मेडिकेशन देती हैं ये वेल डिफाइंड है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपरली वाजिया रूप में बता दिया। आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं एज सच। हाँ, जब पेन कम हो जाएगी तो आप स्टेप 1 पे वापस आ सकते हैं, पेन बढ़ जाएगी तो आप स्टेप 4 पे वापस जा सकते हैं, इस टाइप का है। तो उसमें जो मेडिकेशन है इसमें हर एक मेडिकेशन का अपना रोल है। एक्यूट पेन मैनेजमेंट में कौन सी है, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट में कौन सी मेडिसिन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सलाह है कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सेल्फ मेडिकेशन अच्छी ठीक नहीं चीज़ नहीं है। और एज सच जो पेन किलर जिनको हम लेमैन पेन किलर्स कहते हैं, तो पेन किलर्स कहीं ना कहीं किडनी में, लिवर में डैमेजेस करती रहती हैं। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन यूजुअली नहीं खाएंगे। जी सर, इसके अलावा इंटरवेंशन की बात भी आपने की, किस तरह की इंटरवेंशंस की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर पेन को कम से कम किया जाना है या उस व्यक्ति को जल्दी राहत मिले, किस तरह की इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है रजत जी आपकी तरफ से कि इंटरवेंशन क्या होता है। इंटरवेंशन होते हैं कि जहाँ पे हम इंटरवीन करते हैं। इंटरवेंशन बहुत एरियाज़ में अब आ गई है मेडिसिन में। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी आ गई है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी आ गई है। ऐसे ही पेन क्योंकि एक नया डोमेन है, नई सब्जेक्ट है, तो पेन में भी एक अपना इंटरवेंशन का जगह है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी कमर में दर्दें होती हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, मांसपेशियों का है, बोन्स का है, लिगमेंट्स का है, मसल्स का है। तो उन सब चीज़ों में, और अदर देन दैट नर्व्स का भी है जिसको रीकी जैसी प्रॉब्लम कहते हैं, या डिस्क है, इन सब चीज़ों में है। घुटने में भी कार्टिलेज चले जाते हैं, शोल्डर में कार्टिलेज चले जाते हैं, शोल्डर में जॉइंट में ऐसी फ्रीजिंग होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें इन्वॉल्व करके, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि मेडिसिन जो है उसका भी एक लिमिटेड पहलू है। आप मेडिसिन कब तक कितनी देर खिलाते रहेंगे, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या नहीं है। तो उन सब साइड इफ़ेक्ट्स को पेशेंट को बचाने के लिए, उन सब साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए डायरेक्टली जन्म आया हो इंटरवेंशंस का। इंटरवेंशंस वो तरीके हैं, वो मतलब एक नया आप कह सकते हैं एक इंटरवेंशन, एक प्रोग्रामिंग है जिनको हम इंटरवीन करते हैं एट ए पर्टिकुलर साइट। और पर्टिकुलर साइट करने पे, इंटरवीन करने पे हम वो उस पेन को वहाँ से टोटली या सब टोटली या पार्शली, जिसको आप कह सकते हैं पार्शली या कंप्लीटली, उस पेन को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। या अगर वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी तो उसकी इंटेंसिटी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, ताकि हमें जो पेन की मेडिसिन चाहिए होंगी वो लो डोज में चाहिए होंगी, इतने स्ट्रॉन्ग डोज में नहीं चाहिए होंगी, ताकि हम लोग उनको उनके साइड इफेक्ट से बचा सके। तो इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि हमारा जो इंटरवेंशनल पेन क्लिनिक यहाँ पे है, हमने गांधीनगर हॉस्पिटल में हमने करीबन 680 से ज़्यादा इंटरवेंशंस, मेरे ख्याल में अराउंड 700 इंटरवेंशंस हो गए, मेरे को पूरा याद नहीं है, लास्ट काउंटिंग जो मैंने की थी 680 के करीब थे। तो 700 के करीब इंटरवेंशंस हमने यहाँ पे किए हैं, जिसमें कैंसर के इंटरवेंशंस भी हैं, लो बैक पेन के, नी के, शोल्डर्स के, नेक के, सभी इंटरवेंशंस हमने यहाँ पे किए हुए हैं पेन के।
सर आखिरी में किस तरह का मैसेज आप आम जनता को देना चाहेंगे कि ताकि इस तरह की जो परेशानियां लगातार हम देखते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भारी सामान उठा लिया तो उससे दर्द उस व्यक्ति को जो है वो शुरू हो जाती है, किस तरह की लाइफस्टाइल में बदलाव अब आम जनता को करना होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि कहते थे कि पुराने ज़माने में हड्डियाँ जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, अब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो किस तरह का अपना बदलाव अपनी ज़िंदगी में छोटा सा या कुछ ऐसी एडिशन आप करें ताकि इन चीज़ों से आप बच सकें? रजत जी, यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ 3 मिनट का टाइम लूँगा और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पूछी लास्ट में मुझसे, एक इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आपको पेन है तो आपको लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन अपनी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम, एक्सरसाइज आपने इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे आपने खाने में आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में रहा है, ऐसे ही आपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज को जगह देनी है। चाहे वो कोई भी एज हो, आप ओल्ड एज में है, यंग एज में है, या इवन के साथ बच्चा भी हो छोटा, तो मैं कहूँगा कि आप उसको प्रमोट कीजिए एक्सरसाइज की हैबिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे खुद समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, ये मैं आपको एक नई चीज़ आज बताने जा रहा हूँ कि हमारे ये आयुर्वेदास में दिया हुआ है। हम लोग तो कहते हैं कि हम बिकॉज आई एम एन एलोपैथिक मेडिसिन मैं तो ये इन सब चीज़ों का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कुछ खाने को लेके। तो मैं ये समझता हूँ, ये मेरा मानना है कि जब आप कुछ चीज़ें खाते हैं, अगर वो आपके शरीर में इफ़ेक्ट करती हैं, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ज़रूर पेन्स को भी इंक्रीज़ करती होंगी या पेन्स को पोटेंशिएट करती होंगी। और आज नया जो रिसर्च है वो बता रहा है कि कुछ चीज़ें खाने में पेन्स को पोटेंशिएट करते हैं, जैसे स्मोकिंग, जैसे अल्कोहल। कहीं ना कहीं अल्कोहल भी तो जो टॉक्सिक लेवल्स हैं वो कहीं तो ये भी पेन को प्रमोट करती हैं। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तो दे वन शुड स्टॉप दिस अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाने में भी आपको जो चीज़ अच्छी, जो आपको सूट करती है, आपके शरीर को सूट करती है, इनफैक्ट वो आपको लेना चाहिए। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। योगा हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई विल अगेन एडवोकेट इट कि योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जितना ही योगा में जितने छोटे मोटे आसन कर सकते हैं, योगा आपके माइंड को, सोल को बॉडी के साथ मिला के चलता है। और मैं मानता हूँ कि योगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सरसाइज के साथ, व्यायाम के साथ आप योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी है, खुश रहिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, मैं टाइम देने के लिए। थैंक यू रजत। तो जिस तरह से डॉक्टर रोहित लाहौरी जी ने कहा, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जो दिनचर्या है उसमें बदलाव करके इन सारे जो पेन्स हमें लगातार होती रहती हैं या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी परेशानियां जो हमें लगातार होती रहती हैं, उनसे हम बच सकते हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर लाहौरी जी की कुछ बातें जो हैं वो आपको समझ आई होंगी। और बाकी एक प्रॉपर सेंटर गांधीनगर हॉस्पिटल में ये चल रहा है, और जम्मू एंड कश्मीर में अपनी तरह का पहला एक ऐसा क्लिनिक है जो कि साथ में वार्ड भी है, इंटरवेंशन वार्ड, और लगातार ये लोग काम कर रहे हैं ताकि हम और आप स्वस्थ रह सकें। तो आप भी बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।